नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, इस देश में 1 सैकड़ा तो शानदार और बड़े लोग हैं जो असल में हुकूमत करने वाले लोग हैं। उसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें हम सब भी शरीक हैं। यह 5-7 सैकड़ा लोग हैं और उसके बाद सफ़ेद कॉलर वाले लोग हैं और इसके अलावा संगठित सेक्टर के 9 या 10 सैकड़ा लोग हैं जो बेहतर ज़िंदगी के ऊपर रहते हैं। बाकी संख्या देश में नीचे रहने वाले लोगों की है और यह जो बेहतर ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं वे मुल्क की कुल दौलत का, कुल राष्ट्रीय आमदनी का 40 सैकड़ा खा जाते हैं। यह 9 या 10% लोग, और मेरा आरोप है कि उन्हीं को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। लेकिन मैं जिस जगह से आता हूँ, जहाँ हमारे चाचा, दादा, ताऊ, बाप पैदा हुए, जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास किया, अगर मैं उन लोगों की तरफ देखता हूँ तो मुझे जलन सी होती है, यह सोचकर कि इस तबके के लिए छूट क्यों हुई। लेकिन राष्ट्र को निगाह के सामने रखकर कहना चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुश होने का कोई ज़बरदस्त कारण नहीं है। वह इसलिए कि इनकम टैक्स की छूट मिली है, जिसकी 1977 में सीमा 10,000 की थी। 1988 में वह 12,000 की हो गई और अब 15,000 की आपने कर दी है। मुझको यह मालूम है कि बैंक के कर्मचारियों ने इसके लिए दावतें खाईं। वे सीधे और अच्छे लोग हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि 1977 में 10,000 रुपये की जो कीमत थी वह आज के 16,000 रुपये से बेहतर थी। उनको इसका पता नहीं। इसके अलावा जो आपके इस बजट की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वह भी मध्यम वर्ग के पक्ष में इसलिए नहीं जाएगी कि पिछले साल जो दाम बढ़े, इस साल उससे ज़्यादा दाम बढ़ने वाले हैं। और जैसा कि पीलू मोदी जी ने फरमाया कल कि जो इन्फ्लेशन है, जो मूल्य वृद्धि है, जो मुद्रास्फीति है, वह इन्फ्लेशन टैक्स से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। टैक्स ज़्यादा बड़े आदमियों के लिए खतरा पैदा करता है, लेकिन इन्फ्लेशन मामूली और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होता है। लेकिन आपने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए छूट दी क्योंकि आपकी निगाह राजनीति पर थी। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 5-7 साल में इस मध्यम वर्ग के लोगों पर दाम के बढ़ने की वजह से दबाव पड़ा। आप यह भी जानते हैं कि यह मध्यम वर्ग क्या किया करता है। आप इस बात को भी जानते हैं कि यह मध्यम वर्ग है जो कौमों को नेतृत्व देता है। लेकिन यही वह मध्यम वर्ग है जो कौमों के नेतृत्व के साथ धोखा भी करता है। मुझे शिकायत नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वह भी एक धोखाधड़ी ही है और उसकी सज़ा इस वर्ग को भी भुगतनी पड़ेगी, जो कि अन्याय है। महोदया, योजना आयोग ने एक फार्मूला बना रखा है कि अगर स्कीम पर इतना खर्च करें तो इतनी ज़मीन उससे सिंचित होनी चाहिए, जो कि पहाड़ों में संभव नहीं है। और उसका नतीजा यह है कि पहाड़ के लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे और जहाँ पर कोई भी
जरायत का काम नहीं हो सकेगा। इस तरफ से मैं योजना आयोग का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, वहां लिफ्ट इरिगेशन का इंतजाम जरूर होना चाहिए। पानी वहां नदियों से उठाकर जो छोटे मोटे इलाके हैं उनकी सिंचाई करनी चाहिए, ताकि वहां अनाज का जो मसला है वह हल हो सके। इसी तरह से पीने के पानी का सवाल है। पीने के पानी में भी यही बात है। यह ठीक है कि पहाड़ सारे हिंदुस्तान को पानी देते हैं, वह चाहे गंगा हो चाहे सतलुज हो, सब में पानी पहाड़ों से आता है। मगर सवाल यह है कि उसके पीने के लिए भी बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि उसके लिए भी वहाँ बहुत जगह डैम लगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी कोई स्कीम ज़रूर मंजूर होनी चाहिए। देहात में तालीम के बारे में पहले भी कहा गया है, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि देहात में उस वक्त जो तालीम की हालत है उसकी हम जितनी भी निंदा करें वह कम है। अगर वहाँ कोई स्कूल खोलना हो तो पहली शर्त यह हो जाती है कि आप स्कूल की इमारत बनाएं। अगर शहर में कहीं कोई स्कूल खोलना हो तो सरकार उसको खोलती है, उसका खर्चा सरकार देती है, जमीन भी उसकी सरकार अधिग्रहण करती है। मगर देहात के अंदर अगर कोई स्कूल खोलना हो तो उसके लिए वहाँ लोगों पर यह जोर डाला जाता है कि आप उसमें अंशदान दें, क्योंकि चाहे सड़कें हों या स्कूल हों, देहात के हिस्से में श्रमदान आया हुआ है। इस वास्ते योजना आयोग इस बात का ध्यान करे कि यह श्रमदान 85% आबादी पर कब तक रखेंगे। देहात में जो स्कूल हैं उनमें अव्वल तो मास्टर पूरे नहीं होते। अगर कहीं पूरे हो भी गए तो देहात के लड़कों का और पब्लिक स्कूल के लड़कों का दोनों का मुकाबला करें सर्विस में होने के हिसाब से, तो वे किस तरह से पब्लिक स्कूल के लड़कों का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए जितनी सरकारी नौकरियां हैं, कुछ नहीं तो 90% शहरियों से भरी हुई हैं। देहात के हिस्से में मुश्किल से 2-4% होता होगा, वरना देहातियों के हिस्से में कुछ नहीं होता। इस वास्ते मेरा यह भी निवेदन है कि अगर आप देहात को पिछड़ा समझते हैं और देहात पिछड़ा हुआ है और उनको सुरक्षा देते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि उनको नौकरियों में सुरक्षा ना दी जाए। ऐसा ना हो जैसा कि मैंने परसों ही कहा था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बिल पर कि हमको सुरक्षा तो दी हुई है हिमाचल प्रदेश में, देहात के लोगों को नहीं दी गई है। महोदया, आज पानी की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक बात सबसे ज़रूरी यह है कि खाद का आज किसान अभ्यस्त हो गया है। यद्यपि वह गोबर की खाद तैयार कर रहा है, दूसरी किस्म की खाद तैयार कर रहा है, लेकिन वह देखता है कि गोबर की खाद के मुकाबले में रासायनिक खाद से पैदावार कहीं अधिक बढ़ रही है। इसलिए वह रासायनिक खाद की ज़्यादा मांग कर रहा है। अभी हमारे आंध्र के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहाँ खाद की कमी है, लेकिन मुझे भी यह कहना है कि हमारे उत्तर भारत में जो बहुत सारी रासायनिक खादें होती हैं वह अधिक दाम देकर दक्षिण भारत में खरीद करके लाई जा रही हैं, जिससे हम लोग खाद नहीं पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं वे खाद को खरीद कर दक्षिण भारत में भेजते रहे हैं और इससे हमारे उत्तर भारत में रासायनिक खादें नहीं मिल पा रही हैं। मैं यह चाहता हूं कि
इसका हर प्रांत का कोटा अलग अलग बांट दिया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसको बांधने के साथ साथ हमारी रासायनिक खाद की समस्या भी हल हो जाएगी। जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है, यह एक सर्वमान्य सत्य है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई है और वह बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस महंगाई के साथ साथ हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं वे अपनी तनख्वाह की वृद्धि की मांग करते हैं। स्टॉप।